वेलकम न्यूफाइट्स। मेरा नाम है अमित और आप हैं बायो एलिमिनेशन में। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम बॉटनी की क्लास है। पिछली क्लास में हमने शैवाल के थैलस संगठन पर चर्चा की थी। उस क्लास में शैवाल के एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय स्वरूपों में कॉलोनियल फॉर्म्स का अध्ययन हमने कर लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास को फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। शैवालीय थैलस को हमने कोशिकाओं की संख्या, उनकी व्यवस्था और समायोजन के आधार पर दो बड़े ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप एक कोशिकीय और दूसरा ग्रुप बहुकोशिकीय। आगे हमने एक कोशिकीय स्वरूपों को 4 प्रकारों में विभक्त किया। पहले राइजोपोडियल, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोअमीबा। दूसरा कशाभिकीय, जो गति के लिए कशाभिकाओं का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तीसरा सर्पिल तंतुवत, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरुलाइना। चौथा है एक कोशिकीय प्रोटोकोकसी या गोलाब स्वरूप और इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। बहुकोशिकीय स्वरूपों को आगे हमने 4 भागों में बांटा। पहला निवही या कॉलोनियल, दूसरा तंतुकीय, तीसरा साइफोनेशियस, जिसका एग्जाम्पल है वाउकेरिया, और चौथा अल्वा। पिछली क्लास में हमने खाली निवही या कॉलोनियल फॉर्म पर चर्चा की थी। तब हमने पढ़ा था कि कॉलोनियल फॉर्म्स को हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला भाग सिनोबियल कॉलोनी या सिनोबियम, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्वोक्स। सिनोबियल कॉलोनीज को भी हम उनकी गतिशीलता के आधार पर 2 प्रकारों में बांटते हैं। एक है गतिशील या मोटाइल कॉलोनी और दूसरी अचल या नॉन मोटाइल कॉलोनी। वॉल्वोक्स गतिशील कॉलोनी का ही एग्जाम्पल है, जबकि अचल का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियोन। दूसरा स्वरूप है इसमें पामेलॉइड स्वरूप या पामेलॉइड फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। और टेट्रास्पोरा के साथ हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, जो कि है क्लेमाइडोमोनास। पेन चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या बात है। एनीवेज, यह है क्लेमाइडोमोनास। देखिए, क्लेमाइडोमोनास एक अस्थायी पामेलॉइड अवस्था है, जबकि टेट्रास्पोरा एक स्थायी पामेलॉइड अवस्था मानी जाती है। तीसरा प्रकार है इसमें डेंड्रोइड। डेंड्रोइड का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष के समान, और चूँकि यह अपीरियंस में या प्रकटीकरण में वृक्ष के समान नज़र आता है, इस वजह से इसको डेंड्रोइड कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन। चौथा और अंतिम प्रकार की कॉलोनी है राइजोपोडियल, जिसमें कोशिकाएं अपने राइजोपोड्स की सहायता से एक दूसरे से जुड़कर इस समूह या कॉलोनी का निर्माण करती है। तो ये तो हुआ पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब हम आज आगे आने वाले इस वीडियो में बहुकोशिकीय थैलस के या बहुकोशिकीय स्वरूपों के इन तीनों प्रकार, यानी कि तंतुकीय, साइफोनेशियस और पैरेन्काइमेटस फॉर्म की स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे के शांति के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास। यह है हमारा तकिया कलाम। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बहुकोशिकीय संरूपों के दूसरे प्रकार से, जो कि है तंतुकीय या फिलामेंटस फॉर्म। तंतुकीय प्रकारों को हमने मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। पहला अशाखित और दूसरा है शाखित। अशाखित का एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। और अशाखित तंतु ऐसे तंतु होते हैं जिसमें कोई शाखा देखने को नहीं मिलती है। ये बेहद सरल प्रकार के तंतु होते हैं। ओके, आज इस पेन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। पेन टैब के पेन में मैं इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ फिर से एक बार। तो इस प्रकार से इसमें शाखाएं एक सामान्य सा तंतु होता है जिसमें कोई शाखाएं नहीं बनती है। इस प्रकार के तंतु को अशाखित या अनब्रांच्ड फिलामेंट कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। देखिए, अशाखित तंतु को हम आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि इस फ्लो चार्ट में वो कैटेगरीज नहीं बनाई है मैंने। ओके बॉस, आज तो मतलब ये पेन काम नहीं करने देगा। एनीवेज, फिर भी एक और कोशिश कर ली जाए। हाँ,
तो जैसे मैं बता रहा था, अशाखित चलिए इसको जैसे तैसे मैनेज करते हैं। अशाखित तंतुओं को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक है मुक्तजीवी और दूसरा है स्थानबद्ध। मुक्तजीवी ऐसे तंतु होते हैं जो किसी अधः स्तर से नहीं जुड़े होते हैं और जल में मुक्त या स्वतंत्र रूप से विचरते हैं, तैरते रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। जबकि स्थानबद्ध तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो अपनी एक विशिष्ट रूपांतरित आधारी कोशिका की सहायता से अधः स्तर से जुड़े हुए रहते हैं, और इस रूपांतरित आधारी कोशिका को हम कहते हैं होल्ड फास्ट या स्थापनांग, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तो आप चाहें तो इस फ्लो चार्ट में ये दोनों प्रकार भी ऐड कर सकते हैं जो हैं अशाखित तंतुकीय स्वरूप की। एक है मुक्त जीवी जिसका एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा, और दूसरा है स्थानबद्ध जिसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स। चलिए अब तंतुकीय रूप का हम दूसरा भाग देख लेते हैं, दूसरा प्रकार देख लेते हैं जो कि है शाखित या ब्रांच्ड। ब्रांच्ड या शाखित तंतु को आगे हमने 3 प्रकारों में बांटा है। पहला है सरल शाखित तंतु, दूसरा है विषम तंतुक, और तीसरा है आभासी पैरेन्काइमा। इसके अलावा एक प्रकार आप और देख पा रहे हैं जो कि है कूट शाखित। अब कूट शाखित में मज़ेदार बात यह है कि हालांकि आपने लिखा कूट शाखित है, लेकिन ये फॉर्म एल्गी का या ये संरूप एल्गी का असल में शाखित नहीं होता है। ये अशाखित प्रकार के एल्गी होते हैं, लेकिन किसी कारण से इनकी जो तंतु है उसमें ब्रेकेज होता है या वो खंडित हो जाती है, और खंडित होने के बाद वो उसी अधात्री में फंसी रह जाती है। और ये खंडित तंतु फिर या तो दोनों सिरों से या फिर उसके एक सिरे से वह वृद्धि करता है, और उसके बाद वृद्धि कर लेने के बाद चूंकि वह उस कॉमन मैट्रिक्स में या उस अधात्री में ही फंसा हुआ है, उस थैलस के अधात्री में ही फंसा हुआ है, इस वजह से विजुअलाइजेशन में या देखने पर वह शाखित नज़र आएगा। तो ये ऐसी बात हुई जैसे कि मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, एक सिंगल लाइन जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, और इसी के बगल में ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये 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 इस तरीके से मैंने यहाँ कई सारी लाइनें ड्रॉ कर दी। अब ये सारी लाइनों में ब्रांचिंग नहीं हो रखी है, लेकिन जब आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको इसमें एक फॉल्स ब्रांचिंग या एक छद्म ब्रांच यहाँ नज़र आएगी। तो इसी वजह से हम इसको कूट शाखन नाम देंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ कूट शाखित फॉर्म का, जिसका एग्जाम्पल है साइटोनीमा। साइटोनीमा बहुत कॉमनली आपको नज़र आती है। ये बारिश के दिनों में दीवारों पर जो काई आपको जमी नज़र आती है, ये साइटोनीमा का ही एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा प्रकार हम देखते हैं शाखित तंतु में, और वो है विषम तंतुक, जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस और विषम तंतुक पर हमने इससे पहले भी पुराने वीडियो में चर्चा कर ली है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। और तीसरा प्रकार है आभासी पैरेन्काइमी। आभासी पैरेन्काइमी को फिर आगे चल करके 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक अक्षीय और दूसरा भाग है इसका बहु अक्षीय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तंतुकीय रूप में सबसे पहले अशाखित तंतुकीय थैलस पर चर्चा कर ली जाए। इसमें तंतु सरल एवं अशाखित प्रकार के होते हैं, सरल एवं अशाखित प्रकार के होते हैं, तथा कोशिकाएं एकल पंक्ति में व्यवस्थित होती है। एकल पंक्ति का मतलब इस तरीके से कोशिकाएं व्यवस्थित होती है, एकल पंक्ति में। एकदम सिंपल इसका जो है फॉर्म है। ये एकल पंक्तिक तंतु श्लेष्म से घिरे हो सकते हैं, जैसे नोस्टॉक। नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये आप नोस्टॉक का डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ, और इस नोस्टॉक में आप देख पा रहे हैं कि कोशिकाएं यूनी सीरिएट ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब ये एकल पंक्तिय व्यवस्था में
खुद को प्रदर्शित कर रही हैं कोशिकाएं। बीच बीच में आप यहाँ पर कुछ फूली हुई सी दीर्घ वृत्ताकार सी कुछ कोशिकाएं देख पा रहे हैं। इसे हम हीट्रोसिस्ट कहते हैं। हीट्रोसिस्ट के बारे में भी चर्चा हमने सामान्य लक्षणों वाले वीडियो में कर ली थी। इसमें तंतु सरल एवं अशाखित प्रकार के होते हैं तथा कोशिकाएं एकल पंक्ति में व्यवस्थित होती है। लगता है ये वही पुरानी वाली स्लाइड रिपीट हुई है। एनीवेज नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अशाखित तंतुकीय एल्गी मुक्त जीवी जैसे स्पायरोगायरा अथवा स्थानबद्ध जैसे यूलोथ्रिक्स प्रकार के हो सकते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये देखिए, ये डायग्राम है स्पायरोगायरा का जो मुक्त जीवी है। सिरे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिरे मुक्त होते हैं, किसी भी प्रकार के अधः स्तर से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। जबकि यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स का जो कि स्थानबद्ध होता है, यानी कि किसी अधः स्तर से ये जुड़ा होता है और जुड़ने के लिए जो इसकी आधारीय कोशिका है उसमें रूपांतरण देखा जाता है। ये रूपांतरित होकर खुद को अधः स्तर से जोड़ पाती है और इसी हिस्से को हम कहते हैं, या इस कोशिका को, इस आधारीय कोशिका को हम कहते हैं होल्ड फास्ट या स्थापनांग। इसके बारे में आगे आएगा। स्थानबद्ध तंतुकीय एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स आधारीय कोशिका का रूपांतरण एक स्थापन अंग के रूप में हो जाता है जो तंतु को अधः स्तर से जोड़ने में सहायक होती है। इसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। ये यूलोथ्रिक्स हो गया, इसके विषय में वैसे हमने चर्चा कर ली है। दूसरा प्रकार तंतुकीय स्वरूप का है शाखित तंतुकीय थैलस। आइए इस पर चर्चा कर ली जाए। तंतुओं में शाखाओं का निर्माण कोशिकाओं में पार्श्व ऊर्ध्व की उत्पत्ति तथा उसमें सतत अनुप्रस्थ विभाजनों से होता है। देखिए, ये जो शाखित तंतुकीय थैलस है इसकी उत्पत्ति होती है अशाखित तंतुकीय थैलस से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अशाखित तंतुकीय थैलस जिसमें कोशिकाएं जमी हुई है एकल पंक्तिक रूप में, इस प्रकार से। अब इसमें इस एकल पंक्तिक कोशिकाओं में से एक कोशिका में एक पार्श्व ऊर्ध्व या लेटरल बड या लेटरल आउट ग्रोथ इस प्रकार से बन जाएगा और फिर इस लेटरल आउट ग्रोथ में कोशिका विभाजन होगा और चूंकि इसमें जो है अनुप्रस्थ पट का निर्माण होता जाएगा, इसी वजह से इसको अनुप्रस्थ विभाजन भी कहा गया है। और इस प्रकार से सतत कोशिका विभाजन के कारण एक और शाखा, उस तंतु में एक और शाखा की उत्पत्ति इस प्रकार से हो जाएगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अशाखित तंतुकीय थैलस से शाखित तंतुकीय थैलस की उत्पत्ति हुई है। तंतुओं में शाखन आभासी अथवा वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी। वास्तविक शाखन तो तब होगा जब किसी कोशिका में से कोई पार्श्व ऊर्ध्व निकलेगा और उस पार्श्व ऊर्ध्व में अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त शाखा उसमें से वास्तव में निकलेगी। लेकिन आभासी में जैसा कि हमने कहा था कि आभासी में तो एक शाखा जो है वो कहीं से ब्रेक हो जाती है और वो उसी अधात्री में फंसी रह जाती है और उसके बाद वो वहाँ से वृद्धि करती है, या तो एक सिरे से या दोनों सिरे से। तो ऐसा करके आपको जब आप इसे विजुलाइज करेंगे या जब आप इसे अवलोकन करेंगे इसका, तो आपको यह शाखाओं के समान नज़र आएगी, लेकिन असल में ये शाखाएं नहीं है। तो क्योंकि सिर्फ शाखित होने का आभास देता है, ये छद्म शाखा है, तो इसे हम कूट शाखित तंतुकीय थैलस भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर ली जाए आभासी या कूट शाखित तंतुकीय थैलस की। चर्चा तो हमने कर ली है, कंटेंट हम इसे देख लेते हैं। आभासी शाखन को कूट शाखन भी कहते हैं। ये साइनोफाइटा के सदस्यों में देखा जाता है। किसके सदस्यों में देखा जाता है? साइनोफाइटा में। याद कीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है, साइटोनीमा। और साइटोनीमा एक साइनोफाइसी ग्रुप वर्ग का सदस्य है। जब तंतु श्लेष्मीय आच्छद के अंदर टूट जाता है तथा वहीं वृद्धि करने लगता है, ऐसी दशा में तंतु शाखित प्रतीत होता है।
एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइटोनीमा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये साइटोनीमा का एक पिक्चर आपको यहाँ बताई गई है। चूँकि ये हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बीच में आपको एक स्पष्ट गैप नज़र आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग तंतु हैं। लेकिन अगर आप इसे लो रेजोल्यूशन पर देखेंगे, तो लो रेजोल्यूशन पे देखने पर ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखने पे ऐसे लगेगा कि यहाँ पर शाखाएं निकली हुई है एक तंतु की। तो लेकिन चूंकि ये वास्तविक नहीं है, इसीलिए हम इसे कूट शाखित तंतुकीय थैलस कहते हैं। अब चर्चा कर ली जाए वास्तविक शाखित तंतुकीय थैलस की। तो वास्तविक शाखन में से 3 प्रकार के थैलस निर्मित होते हैं। सबसे पहला है सरल शाखित तंतुकीय थैलस या सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस। दूसरा है विषम तंतुक थैलस या हीटेरोट्राइकस थैलस। और तीसरा है आभासी पैरेन्काइमी थैलस या स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल शाखित तंतुकीय थैलस या सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस की। यह अधः स्तर से आधारी कोशिकाओं की सहायता से जुड़े रहते हैं। जैसे आपने स्थानबद्ध अशाखित तंतुकीय थैलस में पढ़ा था यूलोथ्रिक्स के एग्जाम्पल में, ठीक वैसे ही यहाँ अधः स्तर आधारी कोशिका से जुड़ा रहता है, और इनमें शाखाएं आधारी कोशिकाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल शाखित तंतुकीय थैलस से सरल प्रकार का स्वरूप है ये। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक प्रारूपिक एक टिपिकल एग्जाम्पल है वो है क्लैडोफोरा, और ये इसका डायग्राम है। यहाँ डायग्राम नहीं है, देखिए इसकी इमेज है, पिक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है ये वो आधारी कोशिका का पॉइंट है जो कि अधः स्तर से जुड़ा हुआ रहता है। और बाकी फिर आप देखेंगे इसके अंदर एकदम इनॉर्मस ब्रांचिंग है, बहुत अत्यधिक ब्रांचिंग आप इसमें देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। यह है सरल शाखित तंतुकीय थैलस। अब दूसरा है इसमें विषम तंतुक थैलस। देखिए सरल शाखित और विषम शाखित में, सॉरी विषम शाखित नहीं, विषम तंतुक थैलस हीटेरोट्राइकस, इसमें डिफरेंस क्या है? जहाँ विषम तंतुक थैलस में 2 प्रकार के तंतुक तंत्र आपको नजर आएंगे या फिलामेंटस सिस्टम आपको नजर आएंगे। और वो 2 प्रकार के कैसे होंगे? जैसे एक जो फिलामेंटस सिस्टम है वो इसमें प्रोस्ट्रेट या श्यान होता है जो अधः स्तर पे बिछी हुई होती है, जबकि दूसरा जो तंतुक तंत्र है या जो फिलामेंटस सिस्टम है वो ऊर्ध्व दिशा की तरफ वृद्धि करता है, जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम से ही डेवलप होता है लेकिन ऊर्ध्व दिशा में यानी कि ऊपर की दिशा में यह वृद्धि करता है। ये विषम तंतुक थैलस प्राय समुद्री प्रकार के एल्गीज में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मोटे तौर पे मतलब बेसिकली ये जलीय प्रकार के थैलस होते हैं। तो एक जो तल पर बिछा हुआ होता है जिसमें एक प्रकार के तंतु और दूसरे प्रकार के तंतु उस बिछे हुए तंतु से बनते हैं, उससे वह विकसित होते हैं और ऊर्ध्व दिशा में ये वृद्धि करते हैं। जबकि आपको इस प्रकार का डिफरेंस सरल जो शाखित तंतु के रूप है वहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे एक ही प्रकार के तंतु होंगे, सामान्यतः वो ऊर्ध्व की ओर जो है वो वृद्धि करते हुए आपको दिखते हैं। यह अत्यधिक विकसित प्रकार का थैलस होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हीटेरोट्राइकस थैलस होते हैं वो शैवालों में विकसित प्रकार माने जाते हैं। इसमें पादप का है श्यान तंत्र यानी प्रोस्ट्रेट सिस्टम और ऊर्ध्व शीर्षी तंत्र या प्रोस्ट्रेट। अच्छा यहाँ पे फिर से प्रोस्ट्रेट आ गया, ये मुझे थोड़ा सही कर लेना चाहिए था। आप यहाँ पर इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोजेक्टिंग सिस्टम। अच्छा पेन से ही चलने लगा है, तो आपको यहाँ लिखना है ऊर्ध्व शीर्षी या प्रोजेक्टिंग सिस्टम के रूप में विभेदित किया जाता है। नोट्स आप सही से लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे पिछले वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला, एक कमेंट मिला। हाँ मतलब जाहिर सी बात है हमें कमेंट बहुत
कम मिल रहे हैं। आपको एक्चुअली कमेंट करना चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों से बोलता हूँ कि आप फीडबैक देने के तौर पर आप कमेंट करिए। एनीवेज़, तो कमेंट में लिखा गया था कि मैं वीडियो थोड़ा स्लो प्ले करूं या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, मैं मतलब शायद नोट्स लेने में या लिखने में थोड़ी सी उनको कठिनाई हो रही होगी। तो खैर उसका ध्यान में रखते हुए एक तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। मुझे लगा मे भी शायद बैकग्राउंड को लेकर के थोड़ा इशू हो रहा हो, क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी डार्क था, तो मैंने अब बैकग्राउंड लाइट कर दिया है। और दूसरा ये कि अब मैं थोड़ा सा पेस जो है अपनी उसको मैंने स्लो कर लिया है। मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया है। और बाकी देखिए, स्लाइड मूवमेंट का पेस मैं स्लो नहीं कर सकता। आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं और उसके बाद मैं दूसरे स्लाइड पर जंप करने से पहले रुका रहा हूँ, वो फिर उसमें वक्त भी काफ़ी लगेगा और क्लास भी काफ़ी बोझिल हो जाएगी। इसका तो एक ही उपाय है कि सबसे पहले तो आप पूरी क्लास कंप्लीटली ले लीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है, आधे पौन घंटे की क्लास होती है। पहले आप पूरी क्लास अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार जब आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप स्लाइड बाय स्लाइड पोज करते हुए या फिर से एक बार क्लास को सुनते हुए आप नोट्स उतार लीजिए। तो वो जो है सबसे बेस्ट तरीका रहेगा नोट्स बनाने का। नोट्स पूरे बनाना हो ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास पहले से अच्छे नोट्स हैं तो आपको क्लास समझ लेना काफ़ी होगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अगर इस वीडियो में मिलती है तो आप उसको खाली अपने पुराने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने नोट्स नहीं हैं तो आप इन नोट्स को ज़रूर उतार लीजिए। एंड टाइम पर अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे, बुक ज़्यादातर इलेबोरेट बहुत ज़्यादा होती है, आपको प्रॉब्लम होगी। हमारे नोट्स कंसाइज़ हैं और बहुत ही प्रिसाइज़ हैं। मैंने पहले भी कहा था 3-4 अच्छी इंग्लिश बुक्स को ट्रांसलेट करके बनाई गई है, तो ऑथेंटिक है, उसको लेकर के कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। और संक्षिप्त है, मतलब इतना भी संक्षिप्त नहीं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट कम पड़ जाए, और इतना भी इलॉबरेट नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते बोर होकर के किताब बंद कर दें वाली सिचुएशन में आ जाएं। चलिए, एनीवेज़, और भी अगर आपको इस तरीके का कोई इशू फेस हो रहा है इन वीडियोस में तो आप कमेंट करके भाई बता सकते हैं, उसमें कुछ नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई विषम तंतुक थैलस की, कि इसमें दो प्रकार के थैलस होते हैं, एक है प्रोस्ट्रेट, दूसरा है प्रोजेक्टिंग। और अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार के थैलस भली भांति, इस प्रकार के थैलस में भली भांति श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें पाया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब है? मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो है उन्हें निर्धारित कर लिया जाता है। कोशिकाएं जो हैं विभिन्न भिन्न अलग अलग कोशिकाएं इसमें अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। जो सरल प्रकार की अलगी होती है उसमें जितने भी इंडिविजुअल सेल हैं वो सभी कार्य करती हैं, वो सारे कार्यों को संपन्न करती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आप देखते हैं कि श्वसन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, और वहाँ के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो पर्टिकुलरली उसी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं उन ऑर्गन्स के। तो ये होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। अब एल्गी एक बहुत ही सरल प्रकार का जीव है, और इसके जो वैसे ही जो बहुत ही ज़्यादा सरल स्वरूप है उसमें आपको टिश्यू डिफरेंशिएशन या ऊतक विभेदन तो देखने को मिलता ही नहीं है, तो ऑब्वियस है फिर उसमें श्रम विभाजन भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन विषम तंतुक थैलस में आपको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो फिलामेंटस सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि विषम तंतुक थैलस एक विकसित प्रकार का थैलस है। नेक्स्ट पॉइंट, श्यान तंत्र मूलाभास तंतु की सहायता से अधः स्तर से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए डायग्राम से आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊर्ध्व शीर्षी तंत्र श्यान तंत्र से विकसित या निर्मित होता है, हम इस पे बात कर चुके हैं। इसका उदाहरण है एक्टोकार्पस और कोलियोकीट आदि। एक्टोकार्पस, कोलियोकीट ये काफ़ी एडवांस और काफ़ी डेवलप्ड एल्गीज हैं। तो ये देखिए, ये टिपिकली एक एक्टोकार्पस का एग्जाम्पल है। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी हद तक एक विकसित
पादप की तरह प्रतीत होता है, एक जो जड़ तना पत्ती टाइप का जो प्लांट है उसकी तरह ये देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो जड़ों के समरूप या उससे एनोलॉजी शो करता है। ये प्रोस्टेट सिस्टम एक्चुअली फंक्शनैलिटी में भी ऐसा ही है, इसमें राइजोइड्स या मूलाभास निकले होते हैं जो अधः स्तर से थैलस को जोड़ने का कार्य करता है, और इसी प्रोस्टेट सिस्टम या श्यान तंत्र से फिर ऊर्ध्व तंत्र का भी विकास होता है। तो ये हुआ एक्टोकार्पस। तंतुकीय रूपों में तीसरा और अंतिम प्रकार है आभासी पैरेन्काइमी या स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म। आभासी पैरेन्काइमी को समझने से पहले हम पैरेन्काइमी रूप को थोड़ा समझ लेते हैं, या पैरेन्काइमा को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, पैरेन्काइमा ये शब्द, इससे आप पहली बार स्कूल में आई थिंक 9th-10th में ही जो है आप परिचित हो चुके होंगे। प्लांट्स के जो सरल ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। हिंदी में आप इसको मृदूतकी या कोणोतक और दृढ़ोतक के नाम से भी जानते हैं। और इस पैरेन्काइमी टिश्यूज़ का विकास कैसे होता है? इसका विकास होता है एक कोशिका में सतत विभाजन होने से। तो एक कोशिका जो है वो सतत रूप से विभाजित होती है, और विभाजित होकर के इस प्रकार से एक पतली भित्ति वाले गोलाकार कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। और ये जो समूह बना है इस प्रकार का कोशिकाओं का, जो कि कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है, आगे चल के ये विभेदित होती है और पैरेन्काइमा कहलाती है। हालांकि जब इसमें फिर स्थूलन आरंभ हो जाता है लिग्निन, सुबेरिन जैसे पदार्थों का, तब फिर ये कोणोतक और दृढ़ोतक का रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन ये जो अगर इसकी भित्ति पतली भित्ति युक्त गोलाकार ये जो कोशिकाएं जो आपको कोशिका विभाजन के बाद इस प्रकार से नज़र आएंगी, आप इसे कहते हैं पैरेन्काइमा या मृदुतक। देखिए, विभाजनशील अविभेदित कोशिकाओं के समुच्चय को आप विभजोतक कहते हैं। ठीक है, अगर वो अविभेदित है, और विभेदित होने के बाद फिर वो ऊतकों का निर्माण करती है, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा जैसे ऊतकों का। तो मोटी बात क्या रही कि पैरेन्काइमा जो है एक कोशिका के विभाजन से जो कोशिकाओं का जो समुच्चय बना है, जो समूह बना है, उसको आप पैरेन्काइमा कहते हैं। तो भाई, आभासी पैरेन्काइमा क्या है? आभासी पैरेन्काइमा जो भी हो, आपको वहाँ पर इस प्रकार से कोशिकाओं का समुच्चय नज़र आएगा, लेकिन ये समुच्चय डेफिनेटली कोशिका के विभाजन से नहीं बना होगा। कोशिकाओं में विभाजन से, हाँ, यहाँ पर कोशिकाएं आकर के एकत्रित हो गई होंगी किसी कारण से, तो एकत्रित हो जाने के कारण अपीयरेंस जो है इसका वो पैरेन्काइमा के समान नज़र आने लगता है, पैरेन्काइमा के समान दिखने लगती है, लेकिन एक्चुअली पैरेन्काइमा होती नहीं है, क्योंकि विभाजन से नहीं बनी होती है। आगे हम कंटेंट देखते हैं, तब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको रिमूव करना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। पैरेन्काइमा एक प्रकार के ऊतक हैं जो एक कोशिका में निरंतर विभाजनों से निर्मित होता है, किंतु इस प्रकार के थैलस में एक या अधिक तंतु तथा उनकी शाखाएं आपस में संगठित होकर पैरेन्काइमा जैसी संरचना का निर्माण करती है। इसीलिए यह थैलस आभासी पैरेन्काइमी थैलस कहलाती है। तो क्या देखा आपने इस कंटेंट में कि पहली बात तो पैरेन्काइमा के बारे में बताया गया है यहाँ कि ऐसे ऊतक होते हैं जो एक कोशिका में निरंतर विभाजनों से निर्मित होती है। वो विभेदन वाली बात इसमें मेंशन नहीं है, लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन हाँ, ये तो बट ऑब्वियस है कि विभेदित हुई है तभी तो पैरेन्काइमा कहला रही है। अगर नहीं हुई होती तो विभजोतक कहला रही होती। तो पैरेन्काइमा एक प्रकार के ऊतक हैं जो एक कोशिका में निरंतर विभाजनों से निर्मित होती है, किंतु इस प्रकार के थैलस में एक या अधिक तंतु तथा उनकी शाखाएं आपस में संगठित होकर के, मतलब जैसे मैंने कहा कि कोशिकाएं यहाँ आकर के एग्रीगेट हुई है, एकत्रित हुई है, तो एकत्रण के बाद आपको कोशिकाओं का समुच्चय नजर आ रहा है, आपने उसको तुरंत बोल दिया कि ये पैरेन्काइमा है। लेकिन असल में ये पैरेन्काइमा नहीं है, क्योंकि पैरेन्काइमा की तरह इनका ओरिजिन नहीं हुआ, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो इसी वजह से आप
पैरेन्काइमा जैसे दिखने वाले इस थैलस को आभासी पैरेन्काइमा कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय या यूनिएक्सियल। अच्छा, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, मैंने इसको ठीक नहीं किया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये है UNI यूनिएक्सियल, है ना। और दूसरा प्रकार है यहाँ पर बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल। चलिए हम पहले देखेंगे एक अक्षीय या यूनिएक्सियल को। ऐसे थैलस केवल एक ही तंतु और उसकी पार्श्व शाखाओं से निर्मित होते हैं। इसका एग्जांपल है बैट्रेकोस्पर्मम। बैट्रेकोस्पर्मम एक रोडोफाइसी वर्ग का मेंबर है, लाल शैवाल का ये सदस्य है। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि डायग्राम से आपको कंटेंट की बात समझ में आ जाएगी। इसमें एक ही अक्षीय तंतु है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर उसकी शाखाएं हैं। ये देखिए, इन शाखाओं की भी शाखाएं हैं। तो शाखाएं, शाखाओं की शाखाएं, ये सब मिल करके जब आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको कोशिकाओं का बड़ा समुच्चय यहाँ पे नज़र आएगा। अपीयरेंस या दिखने में, लुकिंग वाइज ये पैरेन्काइमा की तरह दिखेगा, लेकिन असल में ये पैरेन्काइमा है नहीं। दूसरा प्रकार, नहीं दूसरा नहीं, तो पहला ही चल रहा है। पहला कैसे चल रहा है भाई? हाँ, नहीं, लिखने में पहला हो गया, लेकिन है ये दूसरा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा प्रकार है यहाँ पर बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल फिलामेंट। एक्चुअली ना होता क्या है कि काम इतना ज़्यादा होता है और मुझे काफ़ी कम वक्त मिल पाता है कंटेंट प्रिपरेशन के लिए, तो इसीलिए एक वीडियो से दूसरे वीडियो को आने में थोड़ा सा अभी वक्त भी लग रहा है। तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी वक्त हो गया पिछला वीडियो डाले हुए, और मुझे अब जल्द से जल्द अगला वीडियो भी डालना है। आज मेरे हिसाब से 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं। मतलब आज तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसकी एडिटिंग के बाद ऑलमोस्ट 4 दिन हो जाएंगे, 4 दिन का गैप लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियाँ कर दी हैं। एनीवेज, इतनी भी बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं, गलतियाँ मैं सुधार दे रहा हूँ, आपको भी गलतियाँ इसमें नहीं करनी है। खैर, ये काफ़ी मामूली सी गलतियाँ हैं नंबरिंग की। एनीवेज, आभासी पैरेन्काइमी का जो दूसरा स्वरूप है वो है बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल। ये एक से अधिक अक्षीय तंतु तथा उनकी पार्श्व शाखाओं से निर्मित होती है। बैट्रेकोस्पर्मम में या एक अक्षीय में आपने क्या देखा था, एक ही अक्षीय तंतु थी और फिर उसकी शाखाएं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अक्षीय तंतु एक से ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा मतलब जैसे कि ये एक तंतु, इसके साथ ये एक और तंतु आ गया, इसके साथ ये एक और तंतु आ गया। तो इस प्रकार से एक से अधिक तंतु, और फिर इन तंतुओं की भी शाखाएं, इन तंतुओं की भी शाखाएं। तो इन तंतुओं की शाखाएं, एक से अधिक तंतु और उनकी शाखाएं मिलकर के जो है इस प्रकार के थैलस का निर्माण करती है। इसका एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। अच्छा, आप यहाँ देख सकते, अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप हो गया ना, शाखाओं के ऊपर शाखाएं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक से अधिक तंतु नज़र आ रहे हैं। ये एक से अधिक तंतु हैं। हम मेरे बनाए हुए तंतु इस डायग्राम के तंतु के साथ ओवरलैप कर गए हैं, अच्छी बात है। और इन तंतुओं के भी फिर शाखाएं निकल रही है, और इस प्रकार से जो है वो आभासी पैरेन्काइमी अपीयरेंस, ये मतलब सॉरी पैरेन्काइमी अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि सत्य नहीं है इसीलिए आभासी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। अब हम आते हैं बहुकोशिकीय संरूप के तीसरे प्रकार पे, जो है साइफोनेशियस फॉर्म। साइफोन का एक मतलब होता है नलिका, यानी पाइप, ट्यूब। ट्यूब कैसे बनाते हैं आप? जैसे आप बेलन बनाते हैं, या ये बना ट्यूब। पाइप तो आपने देखा है ना, ऐसा गोल होता है। तो ये इस प्रकार के मतलब तंतु होते हैं, और इस प्रकार के ट्यूब लाइक जो है ये तंतु होते हैं। चलिए इसका कंटेंट देख लेते हैं। इस प्रकार के शैवाल का थैलस शाखित नलिकाकार तंतुओं से निर्मित होता है। मतलब तंतु भी होते हैं, तंतु कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, और कैसा होता है ये? ट्यूब जैसा होता है या नलिकाओं के समान होता है। क्योंकि इसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसके नलिकाकार तंतु
पटहीन व बहुकेंद्रकी होते हैं। तो भाई होता यह है कि जो आपने इसका जो तंतु होता है, उन तंतुओं में जो केंद्रक है वो विभाजित होता है, एक से मान लीजिए 2 केंद्रक बन गए। अब ये जो 2 केंद्रक बने, आपको मालूम है पहले केंद्रकों का विभाजन होता है कोशिका विभाजन के बाद, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और बीच में मध्य पटलिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जो मध्य पटलिका है या जो पट है, उसका निर्माण नहीं होगा। तो अगर उसका निर्माण नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कोशिकाएं नज़र ही नहीं आएंगी, और आपको यहाँ जो एक ही तंतु में अनेकों केंद्रक जो है, जो कॉमन प्रोटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य है, उसके साथ ये मिक्स नज़र आएगा। तो देखने पर आपको तंतु किस प्रकार से नज़र आएगा, बहुकेंद्रकी प्रकार का नज़र आएगा। इसको सीनोसाइट भी कहते हैं, इस कंडीशन को सीनोसाइट कंडीशंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर पूरा का पूरा तंतु जो है पटहीन नज़र आएगा। जब आपने तंतुकीय स्वरूप देखा था, पिछला तंतुकीय स्वरूप अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे यहाँ पर आपको इन तंतुओं में पट नज़र आ रहा है। जैसे ये पॉलीसाइफोनिया, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के जो है इसमें पट नज़र आते हैं। ये देखिए ये पट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें पिट कनेक्शंस भी हैं, मतलब छिद्रित इस प्रकार से पिट्स भी जो है इसमें बने हुए होते हैं। बट जो भी आपको इसमें ऐसे पट आपको नज़र आते हैं, ऐसी भित्तियाँ आपको नज़र आती है। लेकिन साइफोनेशियस जो स्वरूप होता है, फॉर्म होता है, उसमें आपको पट नज़र नहीं आते और तंतु भी उसमें बहुकेंद्रकीय नज़र आने लगती है। पट या सेप्टा का निर्माण केवल जननांगों के निर्माण के समय होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्राम जब देखेंगे तब ये और अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। तो आप ये देखिए, इसका एग्जाम्पल है वाउकेरिया, काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। और ये देखिए अपीयरेंस भी इसकी ट्यूब लाइक, तंतुओं की अपीयरेंस आप देखिए, ट्यूब लाइक अपीयरेंस है इसकी, बनावट से ही आपको दिख रहा होगा। और यहाँ आप देखिए पट बिल्कुल भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और यहाँ जो आप इन ट्यूब लाइक फिलामेंट्स या जो नलिकाकार तंतु के परिधि पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ब्लैक डॉट्स नज़र आएंगे, और ये ब्लैक डॉट्स हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। पट यूं तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब भी जननांगों का इसमें निर्माण होता है तो जननांगों के निर्माण के समय यहाँ पट बनते हैं। और साइफोनेशियस में जो वाउकेरिया जो एग्जांपल है, इसके जननांग मादा जननांग कहलाता है ऊगोनियम और नर जननांग कहलाता है एंथ्रीडियम। ऊगोनियम में अंड कोशिका उपस्थित होती है, जबकि एंथ्रीडियम में गतिशील एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु का विकास होता है। और इनके निर्माण के समय, जननांगों के निर्माण के समय आपको पट बनते हुए नज़र आएंगे। पट बनते हुए आपको इस प्रकार से नज़र आएंगे। ठीक है, तो बाकी जो कायिक कोशिका है या जो कायिक तंतु है, वहाँ पर आपको इस तरह से पट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है साइफोनेशियस स्वरूप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा अंतिम स्वरूप है, और इसके बाद रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाएगा, वो है पैरेन्काइमी फॉर्म। पैरेन्काइमा के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। पैरेन्काइमा क्या होती है, कोशिका के विभाजन से बनती है, नॉल फलाना फलाना। तो हम इसके कंटेंट देखते हैं। एल्गी में पैरेन्काइमी थैलस का विकास तंतु कोशिकाओं के 2 अथवा अधिक तलों में विभाजन होने से होता है। तो एक 3D जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई लिए हुए जो है आपको एक थैलस जो है, यहाँ पर थैलस संरचना आपको यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि सभी तलों में 2 से अधिक तलों में क्योंकि विभाजन हुआ है। विभाजन के पश्चात संतति कोशिकाएं पृथक न होने के कारण पैरेन्काइमी संरचना का निर्माण भी पृथक हो जाएंगी। तो फिर वो समूह या समुच्चय कैसे बनाएंगी। और पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि पैरेन्काइमी फॉर्म में जो नवनिर्मित कोशिका है, कोशिका विभाजन के साथ, वो एक जगह इकट्ठी होकर के एक कोशिकीय समूह बना लेती है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्वा, और ये है अल्वा का डायग्राम। तो बच्चों, नियोफाइट्स, आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है या कंटेंट एक्सप्लेनेशन है वो
पसंद आया होगा आपको। ये एकदम जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, संक्षिप्त हैं। इसमें डायग्राम्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर आप ज़रूर फीडबैक दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इससे हमें ग्रो करने में हेल्प होगी। तो नियोफाइट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और अगली क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास हम एल्गी क्लासिफिकेशन पे लेने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो अक्सर बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक तो नहीं होता है, मेरे स्टूडेंट लाइफ में मेरा भी नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको मज़ा आएगा, होपफुली, उम्मीद करता हूँ। तो अगला लेक्चर हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आप ज़रूर पढ़ के आइएगा। सो टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।